Good morning, everyone. Please check audio video. चलिए ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो नेक्स्ट फेज होता है ना, दैट इज योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इट इज डन थ्रू द रिक्वायरमेंट मॉडल, है ना। तो आपका सिलेबस भी यही है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो इसके लिए मैंने एक चैप्टर आपको बोला था कि यूएमएल आप तैयार कर लेंगे, है ना, एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर वो मैं बता दूंगी। तो डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, ये दो चैप्टर मैंने आपको स्टडी करने के लिए बोले हैं। फिर भी चलिए अभी सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड मॉडलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्यों जरूरी है, बिकॉज वी वांट टू स्पेसिफाई सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। नंबर वन, वी वांट टू स्पेसिफाई ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, इट इंडिकेट द सॉफ्टवेयर इंटरफेस विद द सिस्टम अदर सिस्टम एलिमेंट, है ना, जो इंटरफेसेस हैं, हाउ द सॉफ्टवेयर इंटरफेस विद द अदर कंपोनेंट और अदर एलिमेंट of the system, and also establish the constraint that the software must meet। तो ये सारे कब जनरेट होंगे, व्हेन वी विल डू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जो अभी आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है, उसको एक नया नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया एनालिस्ट। मतलब आप लोग कभी सुनते होगे ना कि व्हाट डू यू डू इन आईटी, तुम अपनी आईटी कंपनी में क्या काम करते हो, तो वो बोलते हैं बड़े उससे कि हम एनालिस्ट हैं। एनालिस्ट इज नथिंग, दे एनालाइज द रिक्वायरमेंट, एनालिस्ट या मॉडलर, ठीक है, मॉडलर होते हैं। एंड इनका काम क्या है, ठीक है, इनका काम है एलोबरेट ऑन द बेसिक रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द अर्ली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क। जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो रिक्वायरमेंट डिफाइन की गई है, आपने फाइनली कल क्या किया था, एक एसआरएस डिजाइन करके छोड़ दिया था। उस एसआरएस को एलिब्रेट करने का काम कौन कर रहा है, एनालिस्ट कर रहा है। नाउ दे विल बिल्ड द मॉडल्स, है ना। ये मॉडल बिल्ड्स करते हैं दैट डिपिक्ट द यूजर सिनेरियो, नंबर वन, फंक्शनल एक्टिविटी, problem classes and their relationship, system and class behavior and the flow of data and it is transformed, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आई कैन से ना कि ये अभी आप डिजाइन पर नहीं पहुंचे हो, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द एसआरएस एंड डिजाइन मॉडल, है ना। जो आपका सिस्टम एनालिसिस होता है या एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल होता है, इट इज द ब्रिज बिटवीन द सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन मॉडल। The objective describe what the customer require to establish the basis for creation of software design। सॉफ्टवेयर डिजाइन का बेस कहाँ तैयार होता है, एनालिसिस मॉडल में। एंड टू डिफाइन द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इट इज अ ब्रिज। नाउ एनालिसिस मॉडलिंग में टू टाइप की मॉडलिंग होती है। एनालिसिस मॉडलिंग हैव टू टाइप ऑफ मॉडलिंग, फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, अनदर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। इन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस व्हाट वी एनालाइज, अच्छा आप लोग नोट्स वगैरह बनाना जानते हो ना कि सिर्फ टू द पॉइंट ही नोट्स बनाने हैं, माइंड मैपिंग वगैरह करके। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में आपने बोला कि वी हैव फर्स्ट इज कॉल्ड द एनालिसिस। एनालिसिस दो टाइप की हो गई, किस टाइप की, स्ट्रक्चर्ड, एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ओके, उसके बाद आपने कहा स्ट्रक्चर्ड में डेटा होगा और दूसरा क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा, दूसरा आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो डेटा में जनरली हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, जनरली हम उनके बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है।
और जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हो तो प्रोसेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं। प्रोसेस में आप क्या डिफाइन करते हो? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज फ्लो थ्रू द सिस्टम। ठीक है, एज दे फ्लो थ्रू द सिस्टम। तो प्रोसेस में फ्लो भी आएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस पर फोकस करता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन होता है ये फोकस करता है क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप। देखो यहाँ आ जाता है आपका एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में क्या आ जाएगा? इट हैव एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। और जो प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस में सेकेंड आएगा प्रोसेस। प्रोसेस में आप बताते हो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे फ्लो थ्रू द सिस्टम, मतलब फ्लो एनालिसिस की आप बात कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में इसमें क्लासेस होगा और उनका इंटर रिलेशनशिप, और साथ में आपने यूएमएल, इसलिए मैं बोल रही हूँ यूएमएल पढ़ लीजिए। यूएमएल इज प्रीडोमिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, यूएमएल आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये डायग्राम कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, द रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल, सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस मॉडल करके आप डिजाइन मॉडल का बेस तैयार कर रहे हो, है ना? डिजाइन मॉडल का बेस तैयार कर रहे हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, what is the primary purpose of the analysis model? To define the architecture and to specify the design architecture, to understand and document the user requirement and to write the final implementation code. तो आंसर क्या हो जाएगा? To understand and document the user requirement, है ना? अंडरस्टैंड करना यूजर रिक्वायरमेंट। डिफाइन द आर्किटेक्चर, नेक्स्ट अपन सिस्टम डिजाइन में पढ़ेंगे। सिस्टम डिजाइन में आप आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो, ठीक है, सिस्टम डिजाइन का पार्ट होता है। यहाँ बहुत बारीक लाइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? यहाँ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहे हो। एनालिसिस मॉडलिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड, ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट इनटू स्ट्रक्चर्ड मॉडल बिफोर डिजाइनिंग द सिस्टम मॉडल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट, कल भी आपको बताया था कि ये एलिमेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। एनालिसिस मॉडल के 4 एलिमेंट है, सेम डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो वी हैव सिनेरियो बेस्ड मॉडल, वी हैव क्लास बेस्ड मॉडल, वी हैव फ्लो मॉडल एंड वी हैव बिहेवियरल मॉडल। क्लास बेस्ड मॉडल जैसा कि अभी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना? यहाँ आप क्लास और इनके बीच की रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करोगे। तो बेसिकली क्लास डायग्राम, कोलिब्रेशन डायग्राम आपके कहाँ है? क्लास मॉडल में। देन यू हैव फ्लो मॉडल, हियर डीएफडी डेटा मॉडल्स आप स्पेसिफाई करते हो। बिहेवियरल, हाउ द सिस्टम विल रिएक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट, तो इसको आप स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस डायग्राम हो जाएगा। यूज केस डायग्राम, यूजर स्टोरी, ये सब सिनेरियो है, ठीक है। तो सिनेरियो जो बेस्ड मॉडल है, इट स्पेसिफाई हाई लेवल ऑफ आइडिया सिस्टम फ्रॉम यूजर और फंक्शनल पर्सपेक्टिव। सिनेरियो देखिए ध्यान से, डेफिनेशन याद रखते हुए कि सिनेरियो बेस्ड मॉडल क्या डिफाइन करते हैं? हाई लेवल ऑफ आइडिया ऑफ सिस्टम फ्रॉम यूजर और अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ फंक्शनैलिटी कैसे होगी या यूजर कैसे यूज करेगा, दिस इज व्हाट वी स्पेसिफाई इन सिनेरियो बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट आ जाता है हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लो, फ्लो ओरिएंटेड, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है। हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू आउट द सिस्टम, आप क्या बोलेंगे? फ्लो ओरिएंटेड है। डेटा एंड कंट्रोल फ्लो इसका पार्ट होंगे ना। बिहेवियर, बिहेवियर मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, है ना? एक्सटर्नल बिहेवियर इसकी बात हो रही है। हाउ द सिस्टम विल रिस्पॉन्स ऑन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल बिहेवियर, तो इसके अंदर आप देखो क्या देते हो बिहेवियर मॉडल में? स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एंड देन यू हैव क्लास बेस्ड मॉडल।
इट गिव यू, देखो इट गिव यू स्टैटिक व्यू। जो बिहेवियर मॉडल होते हैं ना, ये डायनेमिक व्यू बता रहे हैं आपको, ये डायनेमिक है ना, कि जब आप पर्टिकुलर इनपुट दे रहे हैं तो कैसा व्यू मिलेगा या कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक व्यू ऑफ सिस्टम, हाउ द डिफरेंट पार्ट आर रिलेटेड, ट्राई टू शो द स्टैंडर्ड आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्लास बेस्ड बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। चलिए, तो सिनेरियो बेस्ड कल भी आपको बताया था कि डिस्क्राइब द सिस्टम फॉर यूजर, वैसे तो हो चुका है लास्ट स्लाइड में। तो which of the following is not a key element of analysis model? Which of the following is not a key element of analysis model? Data modeling, architectural modeling, behavioral और scenario based modeling। ठीक है, डेटाबेस मॉडल, डेटा मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। वी हैव फोर मॉडल, है ना, फोर मॉडल आप बोल रहे हो, वी हैव फोर मॉडल। तो यहाँ पर सभी को आंसर करना है। देखिए, यहाँ पर आपके फोर जो मॉडल हैं, नंबर वन सिनेरियो, ठीक है, SFBC याद रखिएगा, SFBC, सिनेरियो फ्लो बिहेवियरल क्लास, सिनेरियो सॉरी यार, ठीक है, here you have four models, scenario, flow, behavioral class। ठीक है, एनालिसिस मॉडल फोर्थ कैटेगरी में हो गए, सिनेरियो, फ्लो, बिहेवियरल एंड क्लास मॉडल। सिनेरियो मॉडल, डेटा मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग एंड, ठीक है, तो बेसिकली वी हैव सिनेरियो क्लास है, यहाँ आप बिहेवियरल हो जाएगा, फ्लो मॉडलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चरल मॉडलिंग दो आंसर होंगे यहाँ। डेटा मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर, बिहेवियर और सिनेरियो है, ठीक है, आर्किटेक्चर भी होगा प्लस डेटा मॉडलिंग भी आंसर होगा आपका। ओके, now what is the role of scenario based modeling in analysis? It describes the software internal design structure, it focus on the system implementation, it capture user interaction and use cases, it define the potential system failure। Scenario based model। इंटरनल डिजाइन स्ट्रक्चर, या फोकस ऑन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, या कैप्चर यूजर इंटरेक्शन। यस, इट कैप्चर द यूजर इंटरेक्शन एंड यूज केसेस। देखिए, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम क्या बोल रहे हैं, इट डिस्क्राइब द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिस्क्राइब द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग सिनेरियो दैट डिपिक्ट द यूज केस एंड एक्टिविटी डायग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इट कैप्चर यूजर इंटरेक्शन एंड यूज केसेस, है ना, इट कैप्चर यूजर इंटरेक्शन एंड यूज केसेस। Scenario based modeling help in understanding how the user interact with the system through use case user stories। Which of the following is an example of scenario based modeling? DFD, state transition diagram, use case diagram, entity relationship diagram। ठीक है, which of the following is an example of scenario based modeling? Which of the following is an example of scenario based modeling? नींद खुलेगी आंसर दोगे तो, अभी नींद आ रही होगी तो। यस, इट इज यूज केस डायग्राम, है ना, यूज केस डायग्राम आपका होगा ऑप्शन सी। हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम किस में आता है, सिनेरियो मॉडलिंग में। व्हाई द एनालिसिस मॉडलिंग इंपॉर्टेंट बिफोर सॉफ्टवेयर डिजाइन? It help reduce the system complexity, it directly convert the requirement into code, it eliminate the need for testing, it speed up the design phase by defining system behavior clearly।
एनालिसिस मॉडलिंग की जरूरत क्यों है? Why the analysis modeling is required? Why analysis modeling required? It speed up the design phase. Yes, very good. It speed up the design phase, है ना? क्योंकि अभी आपको बताया था, ये वाला डायग्राम याद रखिए. Scenario model is a bridge between the designs. Scenario model is a bridge between the system description and design model. तो अल्टीमेटली इसका यूज आगे कहाँ जाकर होने वाला है? डिजाइनिंग में, है ना? तो आपने क्या बोला? इट स्पीड अप द डिजाइन. ये स्पीड अप क्या करता है? आपकी डिजाइन को. ठीक है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? It speed up the design. Which type of model focus on data, objects and their relationship? Which type of model focus on scenario based, flow, class, behavioral model? ठीक है. Which type of model focus on data, object, their relationship? Scenario based model, flow oriented model, इट इज क्लास बेस्ड मॉडल, बिहेवियरल मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है सी, क्लास बेस्ड मॉडल डिफाइन द डेटा ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फ्लो मॉडलिंग? फ्लो ओरिएंटेड का एग्जांपल, यूज केस, सीक्वेंस, डेटा फ्लो एंड क्लास डायग्राम. ठीक है, क्या आंसर है भाई यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम. ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम. नेक्स्ट आप देखिए, द व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग? To structure the database schema, to represent the dynamic changes in the system, to define the software architecture and to optimize the code execution. ठीक है, to optimize the code execution, architecture या database define करना. तो behavioral model आपके define करते हैं represent the dynamic changes, है ना? It represent dynamic changes in the system. Here we have state diagram, interaction diagram, event driven diagram. ये सभी किस में आ जाएंगे? behavioral में आ जाएंगे. Okay. What is the key characteristics of well defined analysis model? It must be technology dependent. It should be vague and flexible. It must be detailed enough to design but independent of implementation. It should be focused on user interface. It should be focus on user interface. तो देखिए, जो आपके वेल डिफाइंड एनालिसिस मॉडल हैं, ये मस्ट बी डिटेल्ड इनफ फॉर डिजाइन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, चलिए. नाउ इन एनालिसिस मॉडलिंग व्हाट डज द एब्स्ट्रैक्शन रेफर? एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा भाई? व्हाट डज द एब्स्ट्रैक्शन रेफर? Hiding unnecessary details and focusing on high-level concept, using mathematical model, implementing the system in abstract programming language, directly mapping the requirement to the database. A, है ना? Option A, hiding the unnecessary detail. Hiding the unnecessary detail. Yes. It is hiding the unnecessary detail. What is the main benefit of using structured analysis technique? They reduce the software size, ensure the systematic approach of requirement gathering, eliminate the need for testing. वही क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन बी, है ना? ऑप्शन बी.
Which of the following model is best suitable for representing the system behavior over time? Class diagram, state diagram, entity relation, or flow diagram? So it is called, ये कहाँ आंसर कहाँ चला गया? का आंसर नहीं बना, इट शुड बी, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा ये कौन सा क्वेश्चन है? विच डायग्राम इज बेस्ट सुटेबल? कुछ गड़बड़ हो गई ना यहाँ, यार चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी. What does the good analysis model achieve? It serves as a bridge between requirement gathering and the system. It replaces the need for software design phase. It make coding unnecessary. It eliminate the need for customer validation. इसको solve करिए. What is the answer? It serves as a bridge between the requirement gathering and a system design. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए है ना, अभी बताया था एनालिसिस मॉडल. इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सिस्टम एनालिसिस. तो इट मेक इजियर ट्रांजिशन इनटू द सिस्टम डिजाइन, डिजाइनिंग इजी हो जाती है. देखिए इसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पर डेटा मॉडलिंग, है ना. तो डेटा मॉडलिंग में हम एग्जामिन करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रोसेसिंग. हर एक डेटा ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करना क्या कहला जाएगा? डेटा मॉडलिंग. फोकस अटेंशन ऑन द डेटा डोमेन, क्रिएट द मॉडल एट द कस्टमर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना, एंड इंडिकेट हाउ द डेटा ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो जब आप डेटा पर फोकस कर रहे हो तो दैट थिंग इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग. ठीक है, एक इसमें आ गया एनालिसिस मॉडलिंग के अलावा एक चीज यहाँ पर हो गई आपकी डेटा मॉडलिंग. तो डेटा मॉडलिंग एग्जामिन द ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली, फोकस ऑन अटेंशन ऑन डेटा डोमेन, हर एक डेटा डोमेन को समझना, उनके रिलेशन को समझना और कस्टमर लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराना, ये डेटा मॉडलिंग का काम है. तो व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट? ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लोग हमेशा डिफाइन करते आ रहे हो, मैं हमेशा डेफिनेशन देते आ रही हूँ कि एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको आप एट्रीब्यूट के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सको, आपका एक डेटा है. तो समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज मैनिपुलेटेड विद इन द सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली ना, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जिस पर आपको काम करना है, वही तो आपका डेटा है ना. तो यदि हम आधार कार्ड सिस्टम में बोले तो ये यूजर का डेटा है, आप अपनी जो पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, है ना, या इसको ही डेटा ऑब्जेक्ट बोलेंगे. Each instance of object, for example book, can be identified uniquely. Number 1, ठीक है, आप जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कैसे बोलते हैं कि वी हैव की वैल्यू, है ना. तो ईच इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई, ईच प्लेज अ नेसेसरी रोल इन द सिस्टम एंड ईच डिस्क्राइब्ड बाय द एट्रीब्यूट दैट आर देमसेल्व्स अ डेटा आइटम. ठीक है, तो यहाँ ऑटोमोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमोबाइल के आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हो कि मेक कौन सा है, मॉडल क्या है, बॉडी टाइप क्या है, प्राइस क्या है, ऑप्शन कोड क्या है, एंड ऑल दीज आर नेसेसरी रोल, ऑल दे हैव नेसेसरी रोल. नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप, है ना. इंडिकेट द कनेक्टेडनेस फैक्ट दैट मस्ट बी रिमेम्बर्ड बाय द सिस्टम एंड कैन नॉट और नॉट कंप्यूटेड और ड्राइव मैकेनिकली, है ना. कनेक्टेडनेस, द रिलेशनशिप बिटवीन, द फैक्ट दैट मस्ट बी रिमेम्बर्ड. तो जनरली देखिए जो रिलेशनशिप है उसमें आता है इंस्टेंस रिलेशनशिप, सेवरल इंस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट, सॉरी, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी रिलेटेड टू मैनी डिफरेंट वे. ऑब्जेक्ट का रिलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है. और देयर आर द सेवरल इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस, आप लोग जानते हो इंस्टेंस क्या होते हैं. इंस्टेंस की डेफिनेशन डीबीएमएस में कभी आपने पढ़ा होगा, है ना. सो देखिए ईआर डायग्राम का आप डेटा मॉडलिंग में यूज करते हो, तो लाइक वो ये बाइनरी रिलेशनशिप है ना. हियर वी हैव वन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट. यहाँ आप क्या करते हो भाई, साथ में एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई करते हो, इस तरीके से लिस्ट
है ना। और रिलेशन जो हो सकता है वो 1 to मैनी हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है, लाइक दैट। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप है और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप है। ईआर डायग्राम डीबीएमएस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी इतना ही था कि ये डेटा मॉडलिंग था। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग इज अ वेयर वी डिफाइन द डेटा। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं, हम वापस कहाँ आ रहे हैं, एनालिसिस मॉडल पर। एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लो डायग्राम की। ठीक है, फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम में डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, प्रोसेसिंग नैरेटिव्स, ये सभी आते हैं। ओके, तो फ्लो मॉडलिंग क्या होता है, रिप्रेजेंट हाउ द डेटा ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफॉर्म एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। याद रखेंगे ये डेफिनेशन, represent how the data object are transformed as they move from the system, and the data flow diagram is diagrammatic form of that it used। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज करते हो, डीएफडी का यूज करते हो। डीएफडी है ना, एक बहुत पुरानी अप्रोच है फ्लो मॉडलिंग की या फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की। एंड यहाँ पर आपको पता है कि एक फ्लो जो मॉडल होता है ये बताता है कि इनपुट जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। ये तो एक बेसिक मॉडल है, ये तो एक नॉर्मल, मतलब मैं बोल रही हूँ किसी भी सिस्टम का एक जो बेसिक आपको फ्लो बताना है तो बस ये बता दो, है ना। तो ये आपका एवरी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म, है ना। ये आपका सिस्टम है, इनपुट मिलेगा तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके ही आउटपुट जनरेट करेगा। तो जो फ्लो मॉडलिंग है या हम डीएफडी की बात करते हैं तो डीएफडी में कुछ नोटेशन यूज होते हैं। लाइक जो रेक्टेंगल है इसका यूज करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्कल का यूज करते हो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एरो यूज होता है डेटा फ्लो के लिए, एंड डबल लाइन का यूज होता है डेटा स्टोर के लिए। कि भाई यदि मेरा एक डीएफडी मैं बना रही हूँ, है ना, तो आपने कहा इनपुट आएगा, इनपुट आने के बाद प्रोसेस एक्सटर्नल इनपुट से, एक्सटर्नल एंटिटी से इनपुट आएगा, फिर यहाँ पर हम लॉगिन चेक करेंगे। लॉगिन चेक करने के बाद हमारा जो डेटा बेस है, या सपोज यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में, है ना, डेटाबेस में। तो इस तरीके से फ्लो डायग्राम आपका बनेगा। अच्छा, ये कंपोनेंट और इनका जो नोटेशन है बिल्कुल याद रखना है ना, क्योंकि आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट एक्सटर्नल एंटिटी इन डीएफटी। which notation is used to represent external entity in DFD। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, है ना। तो भाई देखो ये जो आपका जो आपका एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है, इट कुड बी अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर ऑफ डेटा, अ पर्सन, अ डिवाइस, अ सेंसर। जो डेटा इनपुट दे रहे हैं या डेटा को रिसीव कर रहे हैं, दोनों ही आपकी एक्सटर्नल एंटिटी है। तो डेटा मस्ट ऑलवेज ओरिजिनेटेड समवेयर एंड मस्ट ऑलवेज बी सेंट टू समथिंग, है ना। ऐसा नहीं कि हवा में उसको गायब कर दिया आपने, एक कहीं है ना, ब्लाइंड, इनको आप बोलते हैं ना ब्लैक होल है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कहीं से भी आपका डेटा इनपुट हो रहा है। देयर शुड बी, आप हमेशा एक सोर्स रिप्रेजेंट करोगे, किसमें, डीएफडी में। जब आप डीएफडी बनाओगे देयर शुड बी अ सोर्स, देयर शुड बी सम सिंक, है ना। तो ये आपका होगा एक्सटर्नल एंटिटी। प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जो चेंजेस कर रहा है इनपुट को आउटपुट में, उसको आपने क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मर। तो कंप्यूट टेक्सेस, डिटरमाइन एरिया, फॉर्मेट रिपोर्ट, डिस्प्ले ग्राफ, ये सब आपके एग्जांपल हो जाएंगे प्रोसेस के। तो डेटा मस्ट ऑलवेज बी प्रोसेस इन सम वे टू अचीव द सिस्टम फंक्शन। नेक्स्ट आपने बोला फ्लो थ्रू द सिस्टम बिगनिंग एज इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं एंड कंप्यूट द ट्राइंगल, बेस लिया, हाइट लिया और एरिया कैलकुलेट किया। फिर डेटा स्टोर, ऑफन स्टोर द फॉर लेटर यूज, है ना। तो सेंसर से डेटा लिया, रिपोर्ट रिक्वायर्ड थी, सेंसर का टाइप, लोकेशन, एज आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, एंड अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, बस हम ये बता रहे कि यहाँ हमने सेंसर का डेटा स्टोर करके रखा है। दिस इज द सेंसर डेटा। ओके, तो डेटा फ्लो डायग्राम की गाइडलाइन क्या है, ऑल आइकन मस्ट बी लेबल मीनिंगफुल नेम, द डीएफडी इवॉल्व थ्रू द नंबर ऑफ लेबल्स, है ना। पहले आप लेबल 0 से स्टार्ट करते हो, समटाइम लेबल 0 इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट लेबल डायग्राम। वहां सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है सिस्टम का, एक ओवरव्यू आप देते हो। मोस्ट
ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, लेबल जीरो। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज द कंटेक्स्ट लेबल डायग्राम। देन ऑलवेज शो द एक्सटर्नल एंटिटी एट लेबल जीरो, है ना, इसमें आप लेबल जीरो में एक्सटर्नल एंटिटी भी डिफाइन करोगे। ऑलवेज लेबल द डेटा फ्लो एरो, मतलब जितने भी कंपोनेंट है सबकी लेबलिंग करनी है। एंड डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोसीजर लॉजिक, यहाँ पूरा स्टेप्स नहीं लिखना है, सिर्फ ये बताना है कि क्या प्रोसेस हो रही है। यू हैव टू जस्ट लेबल व्हाट प्रोसेस इज देयर, है ना। और ऐसा भी नहीं लिख देना है कि यहाँ प्रोसेस हो रहा है, नो, यू हैव टू डिफाइन कि कंप्यूटेशन प्रोसेस हो रही है या आपका फैक्टोरियल कैलकुलेशन हो रहा है, वो आप यहाँ स्पेसिफाई करते हो। ऐसे नहीं लिख देते हो कि सिर्फ प्रोसेस हो रही है। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स हैं किसके, डीएफडी। भाई बताइए, कोई कोई प्रॉब्लम, डेटा फ्लो गाइडलाइन, डायग्राम गाइडलाइंस। है ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग तो इतना तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनको भी डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफडी। तो लेबल जीरो, पहले लेबल जीरो क्रिएट करना होगा, फिर उसको आप और डिटेलिंग कर दोगे तो लेबल वन बनेगा, है ना। तो लेबल वन में आप रिव्यू द डेटा मॉडल टू आइसोलेट द डेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको डेटा मॉडल की जरूरत पड़ती है। यूज द ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द डिटरमाइन ऑपरेशन एंड डिटरमाइन एक्सटर्नल एंटिटीज, है ना। तो ये लेबल जीरो है, ओवरऑल सिस्टम बता रहा है कि हमने एक डिजिटल वीडियो प्रोसेसर बनाया हुआ है। यूजर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो आपके सिग्नल यहाँ मिलेंगे और रिक्वेस्टेड वीडियो सिग्नल मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। तो ये लेबल वन था। फिर लेबल टू, थोड़ा और डिटेलिंग में जब आप चले जाते हो तो वो लेबल वन होता है, मतलब फर्दर कैटेगराइज वो करना है। तो देखिए, each bubble is refined until it does just one thing। ठीक है, आपको ये जो बबल है ना, चेक द कोर्स एवेबिलिटी, तो इसको और फर्दर आप डिफाइन कर दोगे कि चेक द बीसीए कोर्स एवेबिलिटी, चेक द बीबीए कोर्स एवेबिलिटी। तो हर एक लेवल को तब तक रिफाइन करना होता है जब तक ये बबल की जो फंक्शनैलिटी होती है ना वो सिंगल ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इट कुड बी एक्सेप्ट, रिजेक्टेड और सिलेक्शन, फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल होता है डीएफडी का वो 7 तक आप जा सकते हो। द मोस्ट सिस्टम रिक्वायर बिटवीन 3 to 7 लेवल। ठीक है, हम लोगों ने 3 से ज्यादा कभी, मैंने 3 से ज्यादा कभी नहीं डिजाइन करके दिया। द एक्सपांशन रेशियो डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज, है ना। एंड द सिंगल डेटा फ्लो आइटम एरो मे बी एक्सपांडेड एज लेवल्स इंक्रीज। डेटा, चलिए बेसिक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द डीएफडी प्राइमरी रिप्रेजेंट। ठीक है, व्हाट डज अ डेटा फ्लो डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम प्राइमरी रिप्रेजेंट। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, the interaction between the user, the flow of data between the process in the system, the sequence of event। क्या आंसर हो जाएगा, इट इज ऑप्शन सी। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस इन डीएफडी।
What symbol is used to represent process in DFD? What symbol is used to represent the process in DFD? Rectangle, circle, rounded rectangle, arrow, and double rectangle. So here you have, ठीक है, it is सर्कल, नहीं नहीं प्रोसेस, ये तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, रेक्टेंगल एक्सटर्नल एंटिटी। प्रोसेस को आप सर्कल से, डबल रेक्टेंगल है ना, सर्कल या राउंडेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, बबल और राउंडेड रेक्टेंगल इंडिकेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन ऑन डेटाबेस। इन डीएफडी विच सिंबल रिप्रेजेंट द डेटा स्टोर? डबल सर्कल, डबल रेक्टेंगल, एरो और डायमंड। एक्चुअली इनको हम क्या बोलेंगे ना, इट इज कॉल्ड डबल रेक्टेंगल। एक्चुअली कुछ इस तरीके का शेप है ना, तो इनको हम रेक्टेंगल ही बोलते हैं ये, ठीक है। डबल लाइन ना बोल के इनको क्या बोल रहे हैं, डबल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 है, तो इनको हम डबल रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप हो गया डबल रेक्टेंगल। नाउ टू पैरेलल लाइन, डेटा स्टोर इज रिप्रेजेंटेड एज टू पैरेलल लाइन, या इनको ही आप क्या बोल रहे हो, डबल रेक्टेंगल। What does the data flow represent in DFD? नहीं, डायमंड यहाँ होता ही नहीं है ना, डायमंड ईआर डायग्राम में यूज होता है, यहाँ तो सिर्फ 4 ही सिंबल है। प्रोसेस के लिए सर्कल है, ईआर डायग्राम अलग होता है, ये डीएफडी है, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट इंडिकेट हाउ द डेटा मूव बिटवीन प्रोसेस, डेटा स्टोर एंड एंटिटीज। What is the primary difference between label 0 and label 1? Label 0 has external entity, label 1 has the highest label. Label 0 DFD represents the entire system as single process. When label 1 decompose it into sub-process, label 1 show the hardware component. क्वेश्चन आराम से पढ़ना आप लोग एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जल्दी 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 और फिर कुछ भी करते गए, आराम से रीड करिएगा। यस, इट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about DFD is false? DFD show the flow of data within a system. DFD represent both data and control flow. DFD do not, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, it do not include the decision making logic. DFD can be broken down into the multiple level. क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डीएफडी ऑप्शन बी, है ना। ये कंट्रोल, अरे भाई, ये कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करती है ना। तो डीएफडी इट रिप्रेजेंट द डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो की तो मैंने बात ही नहीं की। कंट्रोल फ्लो के लिए आप यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम का यूज करोगे, है ना, कंट्रोल फ्लो का के लिए आप यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम का यूज करेंगे। व्हाट इज द मैन पर्पस ऑफ डिकम्पोजिंग a DFD into multiple label?
To provide more detail of system, to provide more detail of system, what is the rule for data flow consistency between DFD? ठीक है, आप ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ. कंसिस्टेंसी की बात हो रही है. So data flow name remain consistent. ठीक है, data flow name remain consistent during the other labeling, across the labeling. कितने भी लेबल बनाओ, भाई जो डेटा फ्लो है इट शुड रिमेन कंसिस्टेंट बिटवीन द लेबल टू मेंटेन द क्लैरिटी एंड अवॉइड द कॉन्ट्रडिक्शन. तो इट द नेम शुड रिमेन constant. Which of the following DFD element can have multiple input and output? External entity, process, data store or data flow? है ना? So multiple input can be given to the process. Multiple input can be given to the process. Okay, process receive the multiple data input, transform the data and generate the multiple output. What happen when the data flow directly connect to two external entities in DFD? डेटा फ्लो को आपने दो अलग अलग एंटिटी से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? ठीक है, इट इंडिकेट वैलिड डेटा ट्रांसफर, इट रेफर द प्रोसेस दैट वाज ओमिटेड, इट इनकरेक्ट बिकॉज एक्सटर्नल एंटिटी शुड कम्युनिकेट थ्रू दी प्रोसेस. है ना? यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आपका डेटाबेस से डायरेक्टली एक्सटर्नल एंटिटी कम्युनिकेट नहीं कर सकती है. एक्सटर्नल एंटिटी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द डेटा सोर्स डायरेक्टली. प्रोसेसिंग के बाद ही डेटा स्टोर होता है, किसमें? डेटाबेस में. चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग या सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट, जिसमें आता है यूज केस डायग्राम, यूज केस टेक्स्ट, मतलब इनको यूजर स्टोरी भी बोलते हैं, एक्टिविटी डायग्राम होगा, स्विम लेन डायग्राम होगा. ठीक है, तो लाइक एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है? It is the supplement of use case by providing diagrammatic representation of procedure कैसे flow होगी. Enter a password, पासवर्ड के बाद यदि वैलिड है, देखो ये डिसीजन मेकिंग हो गया वैलिड. आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है कभी? है ना? जब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बताया जाता है. तो बस वही फ्लो चार्ट यहाँ एक्टिविटी है. तो यदि आपने वैलिड पासवर्ड दिया तो आप मेजर फंक्शनैलिटी देख सकते हो, नहीं तो आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट विल से कि इनपुट इनकरेक्ट है, आप दोबारा क्या करेंगे? कोशिश करेंगे लाइक दैट. उसके बाद सेलेक्ट सर्विलेंस किया, सेलेक्ट स्पेसिफिक कैमरा हो गया, सेलेक्ट कैमरा आइकन, मतलब ये आपका फ्लो ऑफ प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसीजर कैसे फ्लो हो रही है. तो इसको आपने बोला एक्टिविटी डायग्राम. ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम. तो फिर आपका आ जाता है, एक्चुअली यूज केस इसके पहले है. यूज केस इज ऑल्सो सिनेरियो बेस्ड. यूज केस में आप सिंपली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको देखो कई बार ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई कहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करोगे? तो यूजर सिनेरियो पहले हमको डिफाइन करना चाहिए, है ना? सिंपली एट डिफाइनिंग व्हाट एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम. सिस्टम को कौन यूज करेगा, सिस्टम के बाहर कौन है, दैट इज यूजर. और इस यूजर को हम यहाँ बोलते हैं एक्टर, है ना? याद रखिएगा, यूज केस में आप बोलते हो एक्टर. अब एक्टर कोई भी हो सकता है. एक्टर कुड बी अ पीपल, है ना? ए कुड बी अ पीपल, इट कुड बी अ डिवाइस, है ना? हो सकता है कि आपके सिस्टम से अनदर कोई डिवाइस इंटरेक्ट कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि एक ह्यूमन ही इंटरेक्ट करे, है ना? तो ये एक्टर एंड व्हाट शुड बी परफॉर्म बाय द सिस्टम. ठीक है, वो क्या काम करेंगे, वो चीज आपका यूज केस है. सो अ सिनेरियो दैट डिस्क्राइब थ्रेड ऑफ यूसेज. Actor represent the role of people, devices play as the system function, and user can play number of different role. है ना? यूजर बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं. जैसे कल मैंने ही बताया था कि मेरा जो सिस्टम है, जो मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो आई एम एडमिन एज वेल एंड आई एम एडुकेटर एज वेल. तो मैं तो दो रोल प्ले कर रही हूँ, है ना? सो डेवलपिंग यूज केस उतना डिटेल में यहाँ नहीं जाना है, फिर भी
हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द मेन टास्क एंड फंक्शन दैट आर बी परफॉर्म बाय द एक्टर. What system information will be the actor acquire, produce and change? Will the actor have informed the system about the changes? What information does the actor desire from the system? And does the actor wish to inform about the unexpected changes? तो ये सारे डिसीजन आप डेवलपमेंट ऑफ यूज केस में लेते हैं. देखिए एक सिनेरियो दिया है सेफ होम का, है ना. यूजर कैन एक्सेस कैमरा, यूजर कैन कॉन्फ़िगर सेफ होम पैरामीटर एंड दे कैन सेट अलार्म. और कैमरा ही आपका एक्सटर्नल एंटिटी है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिनेरियो बेस्ड नहीं, इसमें एक रह गया था आपका क्या, दैट इज स्विम लैंड, है ना. स्विम लैंड आपने क्या बोला, यूज केस टेक्स्ट या स्टोरी भी बोलते हो, वो भी वहां पर यूजर स्टोरी ही डिफाइन करोगे. स्विम लैंड डायग्राम क्या है, तो स्विम लैंड डायग्राम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, स्विम लैंड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ user activity and you can say use case and activity diagram. दोनों का जो मिक्स होता है वो सिमलैन होता है. It allow the modeler to represent the flow of activity and describe by the use case, at the same time indicate which actor if are multiple actor involved in the specific use case, or analysis has responsibility for the action described by the activity rectangle. तो मतलब इसको मैं शॉर्टकट में यदि डिफाइन करूं तो स्विमलेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी प्लस, ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम प्लस यूज केस डायग्राम. ये दोनों को मिलाकर जो बनता है, ठीक है. यहाँ आप यूजर भी बताओगे, ठीक है, यूजर भी बताओगे और साथ में आप एक्टिविटी भी स्पेसिफाई करोगे. तो ये आपका हो जाएगा यूज केस डायग्राम, ठीक, सॉरी स्विमलैन डायग्राम. तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. टू डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, टू कैप्चर हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, टू टेस्ट द, क्या आंसर हो गया यहाँ, आंसर क्या होगा भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए. B, it will be B, to capture the user interaction, understanding how the user interact. Which of the following is key component of scenario based modeling? ER diagram, state transition, use case or decision tree. Which is the key component of scenario based modeling? It is, ठीक है, use case diagram, use case diagram, use case diagram. What does an actor represent? Actor क्या represent करता है? What does an actor represent? It is option C again, है ना. It represent the user and another system interacting with the system. Now the best way to identify use case in scenario based modeling. Define the system internal architecture, identify actor and their interaction with the system, start coding system immediately, create the detailed entity relationship diagram. सभी लोग आंसर करिए. Yes, it will be option B. Option B. What is the purpose of exception flow in use case?
It describe alternate path. It define error handling scenario. It list the system requirement. It specify database constraint. आप ट्राई करिए, फिर मैं आंसर करती हूँ. ठीक है. डिफाइन द एरर हैंडलिंग, ये ऐसे डिफाइन करता है एरर हैंडलिंग. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है भाई? एक्सेप्शन का मतलब ही वो होता है एरर हैंडलिंग. ठीक है. व्हाट विल हैपन यदि समथिंग विल गो रॉन्ग. ठीक है, क्या होगा? समथिंग गोज रॉन्ग. इन सीक्वेंस डायग्राम व्हाट डज द लाइफ लाइन. देखिए सीक्वेंस यहाँ पढ़ाया नहीं है, बट सीक्वेंस डायग्राम आपकी इट रिप्रेजेंट द टाइमलाइन ऑफ इंटरेक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट, है ना. कि यूजर से पहले आप, जैसे शॉपिंग कार्ट है तो आप पहले शॉपिंग करोगे, कार्ट में ऐड करोगे, प्राइस टोटल बिल लोगे, उसके बाद मतलब लाइक फिर वो कैसे वर्क करता है अभी हम बताएंगे आगे. सीक्वेंस डायग्राम उसमें आप करोगे. यूएमएल डायग्राम आज आपको शाम को करके आना है, और स्पेशली आप कवर कर लीजिएगा सॉफ्टवेयर डिजाइन, है ना. 4 PM पर आपकी क्लास रहेगी. In a sequence diagram, what does the lifeline represent? So the timeline of interaction for object. A lifeline represents the object and existence over the time during the interaction. चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा बचा? बिहेवियर. ठीक है, अभी तो क्लास बेस्ड भी रह गया. बिहेवियर डायग्राम. तो यहाँ स्टेट डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम आपका आता है. मैंने ऊपर डाल दिया सीक्वेंस का, एक ही क्वेश्चन था, खैर कोई बात नहीं. बिहेवियरल मॉडल इंडिकेट हाउ द सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट, है ना. ये डायनेमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. डायनेमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. हाउ द सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इवेंट. To create the model, the analyst must perform the following. एक बार ये पूछा गया था यूजीसी नेट में कि बिहेवियरल मॉडल डिफाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होती हैं. To evaluate all the use case to fully understand the sequence of interaction within the system. Number 1, identify event that drive the interaction sequence and understand how these events relate to the specific object. Now create a sequence for each use. हर एक यूज केस का इंडिविजुअल सीक्वेंस होगा. Build the state diagram and review the behavior model to verify the accuracy and consistency. आपस में सारे मॉडल कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं. ठीक है, आपस में सारे मॉडल आपके जुड़े होते हैं. तो यूज केस का एनालिसिस किया, यूज केस से आपने इंट्रैक्शन डिफाइन किया, सीक्वेंस डिफाइन किया, build the state diagram for the system and review the behavior model to verify accuracy and consistency, है ना. सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, बट अभी आप लोगों से एमपी सेट में तो एमपी पीएससी में उम्मीद नहीं है. तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन in the context of behavioral modeling, two different characterization of the state must be considered. पहली चीज, the state of each class as the system perform its function and state of the system as observed from the outside as the system. ठीक है, तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन में आप स्टेट को दो तरीके से देख रहे हो. पहला बोल रहे हो the state of each class as the system perform its function and the state of system as observed from outside the system. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टेट है वो दो तरीके से हो सकती है. पैसिव स्टेट होगी या एक्टिव स्टेट होगी. पैसिव स्टेट सिंपली द करेंट स्टेटस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी. लेकिन एक्टिव स्टेट क्या होगा? इट इंडिकेट द करेंट स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट as it undergoes the continued transformation and processing. एक्टिव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग हो रही है. ठीक है, सो देखिए द स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ट्रांजिशन होते हैं, इवेंट होते हैं, एक्शन होते हैं. द सेट a set of observable circumstances that characterize the behavior of system, है ना. इसको आपने क्या बोल दिया? स्टेट. फिर स्टेट ट्रांजिशन मूवमेंट फ्रॉम द, आप लोगों ने टीओसी पढ़ा है?
ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पीओसी ऑब्वियसली यार सभी ने पढ़ा होगा। तो उसमें आप क्या बोलते थे कि Q0 स्टेट पर ए इनपुट देने पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, Q1 होगी, या Q1 पर ए इनपुट देने पर हम नेक्स्ट स्टेट Q2 पर जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके के स्टेट ट्रांजिशन है। स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेंट सर्कमस्टेंसेस, और ट्रांजिशन द मोमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इवेंट। इवेंट क्या होगा भाई, ए को रीड करके occurrence that causes the system to exhibit the some behavior and action, the process that occurs as a consequence making the transition। ठीक है, स्टेट चेंज करके नेक्स्ट स्टेट में चले गए तो दैट विल बी योर एक्शन। इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है स्टेट डायग्राम। एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग पढ़ी ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एक्सेप्शन फ्लो हो गया था, लाइफ लाइन हो गया था, टाइम। हाँ, यूज केस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं कि व्हाट इज एन अल्टरनेट फ्लो, है ना, व्हाट इज एन अल्टरनेट फ्लो इन यूज केस मॉडलिंग। इट इज एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, a less common interaction path, it is a security constraint and a sequence of database transaction। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इट इज अल्टरनेट फ्लो मतलब अल्टरनेट वर्ड का मीनिंग देखो, it is less common interaction path. Yes, less common interaction path is called the interaction. Alternate flow represents the different way of use case can execute without an error. Optional steps, है ना? तो alternate flow. In scenario based modeling, the precondition refer to, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में प्री कंडीशन क्या होता होगा आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी आप आंसर कर पाओगे। रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बिफोर द यूज केस स्टार्ट, the first step of use case, the security check or the database transaction, है ना। तो प्री कंडीशन इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बिफोर द यूज केस स्टार्ट। अब प्री कंडीशन डिफाइन व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर द यूज केस शुड बिगिन। यूजर मस्ट लॉग इन, पहले यूजर लॉग इन होगा, इसको आप क्या बोल रहे हो, प्री कंडीशन। लॉग इन होने के बाद ही वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। What is the difference between the use case and user story? So use case are the part of agile methodology, user story are not. Use case are more detailed and structured than user story. User story include diagram while use case do not. There is no difference between the same। ठीक है, ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, समझ गए, अच्छी बात है, हम भावनाओं में बह जाते हैं मैडम। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यूज केस आर मोर डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड देन यूजर स्टोरी ना। ये ज्यादा डिटेलिंग होता है, इसमें आप क्या करते हो, डायग्राम भी देते हो। और देखिए, यूजर स्टोरी एंड यूज केस दोनों ही एजाइल का पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूजर स्टोरी ही डालोगे, है ना। While the user story are simpler high level description used in agile। आप लोगों ने एक्सपी में भी आपने नहीं किया होगा, बट एक्सपी जो मॉडल है, एक्सपी मॉडल की जो प्रॉपर्टी हम बताते हैं, यूज केस सॉरी यूजर स्टोरी। Why is the scenario based modeling important for software engineering? To ensure the efficient data design, it helps to understand how the user interact with the system. It defines the physical architecture of system. It replaces the traditional software documentation। ठीक है, तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, सिनेरियो, इट हैव्स टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड
ठीक है. It help to understand you how the user interact with the system, how the user with interact with the system, scenario based, है ना. What happen if the scenario based modeling is skipped in the software? ठीक है, तो the system may not function correctly for the end user. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा. बिहेवियरल में स्टेट डायग्राम वगैरह आता है ना, हाउ द सिस्टम शुड बिहेव. तो प्राइमरी फोकस ऑन बिहेवियर मॉडलिंग, सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर, हाउ द सिस्टम रिएक्ट टू द एक्सटर्नल इवेंट, यही बताया था. बिहेवियरल का डेफिनेशन है ना, यहाँ पर आपको बिहेवियरल का डेफिनेशन यही बताया था. हाउ द सिस्टम विल रिएक्ट ऑन द एक्सटर्नल, है ना, इसमें स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम था. तो हाउ द सिस्टम react to the external input, indicate the software will respond to the external event of the external event. Okay. uh, which UML diagram most commonly used in behavioral modeling? Class, state, component or ER? Evening 4 p.m. Try to cover UML and software design. ठीक है. It is state transition. State transition. In state transition diagram, what triggers a state change? A function called database query, an event or code compilation. Yes, it is event, है ना, event आंसर होगा. Now, what is the initial state of state transition? The final stage of process, state where the system start, the temporary state that occur after the event. तो initial जहाँ से start होगा, just like the your TOC, है ना. जनरली ब्लैक फिल्ड सर्कल से हम इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. कई बार देखा होगा ना, इस तरीके से एक विशेष बना दिया जाता है. ब्लैक होगा, ब्लैक. ओके, चलिए, फिर ये स्टार्ट पॉइंट होता है. नाउ हाउ डज एन एरो रिप्रेजेंट द स्टेट ट्रांजिशन? क्लास. हाउ डज एन एरो रिप्रेजेंट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? स्टेट ट्रांजिशन में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. Which of the following is not a component of state transition? State transition actor or events. Which of the following is not a component of state transition? It is actor, है ना. एक्टर किस में होते हैं? एक्टर किस में होते हैं? What is the purpose of an action in state transition? Define the state, describe the condition for transition. It represents activity that occur during the transition and define the system boundary. यूज केस डायग्राम में एक्टर्स होते हैं. यूज केस डायग्राम हैव एक्टर्स. तो जो एक्शन होता है ना, एक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. एक्टिविटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन लाइक लॉगिंग मैसेज, अपडेटिंग अ वेरिएबल, ये आपके एक्शन है. विच यूएमएल डायग्राम यूज टू मॉडल द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ओवर द टाइम? ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ओवर द टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस, डिप्लॉयमेंट, क्लास डायग्राम.
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पर सीक्वेंस डायग्राम। इन सीक्वेंस डायग्राम व्हाट डू वर्टिकल डैश्ड लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट वर्टिकल डैश्ड लाइन। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस में, इस तरीके से, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अ लाइफ स्पान ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इट इज सीक्वेंस ऑफ, इट इज लाइफ स्पान ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप देखो जाओगे। हाँ, नाउ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। In a sequence diagram, what does an arrow between the two objects represent? What does an arrow between the two objects represent? A database transition, class inheritance, message and interaction between object, a software detail step, ठीक है, installation। भाई इट इज ऑप्शन सी, मैसेज एंड इंटरेक्शन ना। मैसेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हो? एरो से रिप्रेजेंट करते हो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम? एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। The activity diagram show the object relationship while the state diagram show interaction. Activity diagram model workflow, state diagram show the state transition. Now state diagram are used in testing while activity are not. There is no difference, दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग हम बनाते रहते हैं, ड्रॉ करते रहते हैं। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन बी। Now, what does the guard condition represent in state diagram? It is a security mechanism, a condition that must be true for a transition and a special type of actor, database constraint है। तो जो guard condition है, it is provide the transition to occur, a condition that must be true to transition to occur। ठीक है, एक guard condition हो गई आपकी। Now, what is the final state in state diagram? A temporary state, a state where all the process complete. A initial state, transition between the two state is a final state. फाइनल स्टेट है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। इट इज द स्टेट जहां सारी चीजें कंप्लीट होंगी, है ना, ऑल द प्रोसेस विल गेट कंप्लीट। व्हाट इज द सेल्फ ट्रांजिशन स्टेट? ठीक है, कभी आप लोगों ने देखा होगा इन स्टेट डायग्राम लूप होता है ना। तो इट इज ट्रांजिशन वेयर द स्टेट डज नॉट चेंज, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट, मैसेज सेंड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अ रिकर्सिव फंक्शन, है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? वेयर द स्टेट डज नॉट चेंज, ठीक है, जब स्टेट चेंज नहीं होती, जैसे आपने बोला Q0 पर A रीड करके वापस A पर आएंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ ट्रांजिशन वेयर स्टेट डज नॉट चेंज, इट रिमेन सेम। तो आपने बोला इट इज द क्या है? सेल्फ ट्रांजिशन स्टेट, सेल्फ ट्रांजिशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं। Yes, to analyze the system behavior and state changes. Okay. Now last is class based model, जिसमें क्लास डायग्राम, एनालिसिस पैकेज, CRC मॉडल, कोलिब्रेशन डायग्राम आते हैं, है ना। तो बेसिकली इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल। ये आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखोगे, एट्रीब्यूट, ऑपरेशन, एनकैप्सुलेशन, इंस्टेंसिएशन एंड इनहेरिटेंस। ऐसा कोई टर्म जिससे आप फैमिलियर
ना हो, ठीक है, ऐसा कोई टर्म जिससे आप फैमिलियर ना हो। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पता है, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन पता है, इनकैप्सुलेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनहेरिटेंस। तो क्लासेस क्या होती हैं भाई, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग बिगिन विद डेफिनेशन ऑफ क्लास। तो इट इज अ टेम्पलेट, क्लास एक टेम्पलेट है, इट इज अ ब्लूप्रिंट डिस्क्राइबिंग द कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम, है ना। तो आपने एक क्लास बनाया जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के जैसे ही जितने भी स्टूडेंट होंगे सिमिलर स्टूडेंट, उन सबका डेटा आप यहाँ स्टोर करोगे। तो ये तो ब्लूप्रिंट होता है ना। इट इज अ मेटा क्लास also called a superclass establish the hierarchy of the class, and once the class item are defined, a specific instance of class can be identified, और उसको आप क्या बोलने लगते हो, ऑब्जेक्ट, है ना। जिसमें आपने बोला कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, और रोल नंबर के बाद नेम होगा, और फिर जैसे ही आपने रोल नंबर असाइन कर दिया, रोल नंबर असाइन कर दिया, नेम असाइन कर दिया, तो इट विल बिकम एन इंस्टेंस, है ना। तो मेटा क्लास क्या है, सुपर क्लास है। यस, मेटा क्लास ऑल्सो कॉल्ड अ सुपर क्लास, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्लास, इट इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट। नाउ इट विल हैव एक्सटर्नल एंटिटीज, जैसे आप बोलते हो एक क्लास है, तो प्रिंटर, यूजर, सेंसर, थिंग्स, रिपोर्ट, ये सारे आपके क्लास हैं, है ना, ये सारे आपके क्लास होंगे। तो यहाँ आपने कहा व्हाट इज अ क्लास, ऑकरेंस, थिंग, एक्सटर्नल एंटिटीज, रोल, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, प्लेस, स्ट्रक्चर, सबको लेकर क्लास बनाओ, और हर एक क्लास का एट्रीब्यूट होगा, हर एक क्लास पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग, है ना, हाइडिंग द डेटा इनसाइड बिहाइंड द मेथड। जैसे आप लोग बोलते हो कि भाई आप कहाँ जाते हो, एटीएम पर जाते हो, तो एटीएम पर ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा डेटाबेस आपको ओपन करके दे देते, नहीं, आपको कुछ फंक्शनैलिटी दी हुई है कि आप व्हाट यू वांट टू चेक योर बैलेंस, यू वांट टू विड्रॉल योर मनी, यू वांट टू, चलो इतना ही, दो ही फंक्शनैलिटी है, तो उनके थ्रू आप डेटा एक्सेस करते हो ना। आप चेक बैलेंस कैसे करते हो, थ्रू द मेथड, थ्रू द मेथड। तो दिस इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। जब आप क्लास ही एक ऐसी एंटिटी है जिसकी हेल्प से आप एनकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हो, जिसमें आप डेटा और मेथड को सिंगल यूनिट में रैप करते हो, ठीक है, सिंगल यूनिट में रैप करते हो। तो ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट बोथ द डेटा एंड लॉजिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द डेटा। अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये अच्छा कलर नहीं है। अब मेथड इज इन्वोक्ड बाय मैसेज पासिंग, ठीक है, मेथड को कॉल करने के लिए मैसेज पासिंग करना होगा, डिटेल पास करना होगा, आपको अपना अकाउंट नंबर बताना होगा, देन ओनली यू कैन व्यू द, अब आप नहीं दोगे, कार्ड से रीड हो जाता है। एग्जीक्यूटिबल प्रोसीजर दैट इनकैप्सुलेटेड इन क्लास इज डिजाइन टू ऑपरेट वन एंड मोर डेटा एट्रीब्यूट। भाई आप लोगों को ये सब तो पता ही है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, इट इनकैप्सुलेट डेटा एंड द लॉजिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है, इतनी डेफिनेशन। कंट्रोल मॉडल नहीं, यहाँ इसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। एंड सीआरसी मॉडलिंग, सीआरसी मॉडलिंग भी किस में आ जाता है वैसे, एक सेकेंड। इसके बाद आपका आता है सीआरसी मॉडलिंग, है ना। सीआरसी आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो जो अजाइल प्रोसेसिंग होती है, अजाइल प्रोसेसिंग में सीआरसी का यूज करते हैं। तो सीआरसी मॉडलिंग में, ठीक है, सीआरसी मॉडलिंग में आपके पास एनालिसिस क्लासेस होते हैं एंड दैट डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने सीआरसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया, है ना। तो इट इज द एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन इनकैप्सुलेटेड बाय द क्लास। देखो, जो चीजें आप इनकैप्सुलेट, सीआरसी मॉडलिंग में क्या बोल रहे हैं, क्लास में जो डेटा और जो आपके डेटा ना बोल के एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और जो ऑपरेशन आप इनकैप्सुलेट करते हो, उसको यहाँ हम क्या बोल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। एंड एनालिसिस क्लासेस कोलेबरेट विद ईच अदर, कोलेबरेट वही कम्युनिकेशन, है ना, आर क्लासेस दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्लास विद इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। in general, collaboration imply either a request or a request for information or request for some action, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके लिए होगा, या तो इंफॉर्मेशन के लिए या फिर एक्शन के लिए। तो कुछ इस तरीके से सीआरसी मॉडलिंग होती है। क्लास का नाम है फ्लोर, डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बता दिया, कोलेबरेटर कौन होगा, वॉल होगा या कैमरा होगा, डिफाइन द फ्लोर नेम,
मैनेज फ्लोर पोजिशनिंग, मतलब यहाँ थोड़ा स्टोरी टाइप से आप लिखते हो, तो ये सीआरसी मॉडलिंग है ना। क्लास के टाइप क्या है भाई? क्लास के टाइप है एंटिटी क्लास, बाउंड्री क्लासेस, कंट्रोलर क्लासेस। एंटिटी क्लास also called model या business classes are extracted directly from the statement of problem। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जैसे फ्लोर प्लान था, इसके बाद सिक्योरिटी होगा, तो ये आपकी एंटिटी क्लास थी। फिर उन्होंने बोला सेकेंड इज बाउंड्री क्लास, इट इज आर यूज टू क्रिएट द इंटरफेस। ठीक है, एंड कंट्रोलर क्लासेस दैट डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। So that is controller classes can be designed to manage the creation and update of entity object, the instantiation of boundary object। ओके, तो ये आप क्लास कैटेगरी किसमें है? सीआरसी में। सीआरसी में नेक्स्ट आ जाता है कोलिब्रेशन। अभी आपको बताया कोलिब्रेशन में कम्युनिकेशन होगा किस चीज के लिए? या तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होगी। कोलिब्रेशन में क्या जाता है? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। ठीक है, तो classes fulfill their responsibility in one of the two way. The class can use own operation to manipulate its attribute or thereby fulfilling the particular responsibility, or class can collaborate with another class. So collaboration identify the relationship between the classes. Collaboration are identified by determining whether class can fulfill each responsibility by itself. तो आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा, देखो रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, हैज नॉलेज पार्ट ऑफ, एंड डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप। एक कोलिब्रेशन में 3 टाइप्स के रिलेशनशिप हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कंपोजिट एग्रीगेट क्लासेस, तो प्लेयर हेड, प्लेयर बॉडी, प्लेयर आर्म्स, प्लेयर लेग, ये सब मिलकर क्या बन जाते हैं? प्लेयर बन जाते हैं, तो ये आपका कंपोजिशन कहलाया जाएगा। ठीक है, कंपोजिट एग्रीगेट क्लासेस, सब क्लासेस को मर्ज करके एक क्लास देना। एसोसिएशन एंड डिपेंडेंसीज, टू एनालिसिस क्लासेस आर ऑफन रिलेटेड टू वन ईच अदर इन सम फैशन। यूएमएल में इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? एसोसिएशन, है ना। यूएमएल में जो जो एनालिसिस क्लासेस होते हैं वो किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, और इसको आप बोल रहे हो एसोसिएशन। एसोसिएशन कैन बी डिफाइंड बाय इंडिकेटिंग द मल्टीप्लिसिटी। ये आपसे पूछा गया था, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी? तो मल्टीप्लिसिटी इट इज द कार्डिनलिटी, कितना एक क्लास के एलिमेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरे क्लास में, उसको आप क्या बोलते हो? कार्डिनलिटी, मल्टीप्लिसिटी। तो इन मैनी इंस्टेंस, जैसे जो क्लाइंट सर्वर रिलेशन है ना, तो आप बोलते हो ना कि मैनी क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट अ सर्विस, तो ये मैनी टू वन आपकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, ये मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। In such case, client class depends on the server class in some way and a dependency relationship will be exist established। ये एग्जांपल है आपका। तो मल्टीप्लिसिटी ये क्या बताता है? हाउ मच पार्टिसिपेंट विल बी देयर। ठीक है, सो ये वन टू मैनी वॉल है, वॉल पर जीरो टू मैनी, ये वन टू मैनी बता रहा है। ठीक है, इट इज यूज टू बिल्ड एंड लाइक दैट। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डिस्प्ले विंडो, इट एक्सेस द कैमरा। ठीक है, डिपेंडेंसी यहाँ पासवर्ड दोगे फिर कैमरे को एक्सेस कर सकते हो। एंड रिव्यूइंग द सीआरसी मॉडल, इतना डिटेलिंग नहीं जाना है। चलिए, तो ये आपका क्या था? इट इज योर लास्ट वन, क्लास बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, चलिए 10 मिनट में इसको कंप्लीट करिए। What is the primary objective of class-based modeling? To represent the real-world entity as object। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास बेस्ड मॉडलिंग फोकस करता है क्लासेस पर, एट्रीब्यूट्स पर, रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। इन यूएमएल विच डायग्राम इज प्राइमरी यूज फॉर क्लास बेस्ड मॉडलिंग? ठीक है, यूएमएल में किस मॉडल का यूज करते हैं? सीक्वेंस, यूज केस, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। चलिए आप आंसर करेंगे। इवनिंग में पढ़ा दूंगी आपको क्या? It is software design architecture।
हाँ, सी क्लास डायग्राम, वेरी गुड मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज क्लास रिप्रेजेंट इन क्लास डायग्राम? System requirement, user, a blueprint for creating object, database, table. It is C, है ना, blueprint। ठीक है, आपका blueprint होता है। Which of the following is not a key component of class diagram? It is event, है ना, event नहीं होता, relationship वगैरह सभी कुछ होगा। चलो नेक्स्ट है, what does an association in the class diagram represent? What does an association in a class diagram represents? It is a system boundary, a function called relationship between the two class, है ना, relationship between the two class आंसर होना चाहिए। Now in what is multiplicity in class diagram? What is multiplicity in class diagram? ऑप्शन ए, ठीक है, इट इज नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नहीं यार, हाँ हाँ, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये आपकी होती है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स इन वन क्लास कैन एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट विद अदर, पूरा पूरा डेफिनेशन इन्होंने नहीं दिया। मल्टीप्लिसिटी डिफाइन हाउ मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, इसको याद रखिएगा, है ना, ये डेफिनेशन है। What is the type of relationship is represented by solid line with an arrow to the class diagram? Association, dependency, इनहेरिटेंस एंड एग्रीगेशन। तो सॉलिड लाइन यहाँ पर इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है विद सॉलिड लाइन, ठीक है। एरो हेड होगा ना, एरो हेड बना रहता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। इट इज लाइक दैट, है ना, तो ये आपका इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द होल पार्ट? एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन एंड डिपेंडेंसी। तो होल पार्ट क्या हो जाएगा? होल पार्ट इज एग्रीगेशन, है ना। एग्रीगेशन मतलब जब आपने अभी बताया था इस तरीके से तीन अलग अलग क्लास थी, इनको एग्रीगेट कर दिया ना सिंगल, तो इट इज होल पार्ट रिलेशनशिप, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? होल पार्ट रिलेशनशिप। What is the composition in class diagram? Composition a form of inheritance होता है, stronger form of aggregation होता है, dependency या static। तो इस composition basically stronger form of aggregation होता है, ठीक है। It is part of UML। UML में symbol represent the private attribute और method। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट और मेथड को यूज करने के लिए मैं बताते जा रही हूँ, यूएमएल में प्राइवेट एट्रीब्यूट या मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन होता है। कई बार डैश डैश इसी तरीके से लिखे रहते हैं और वहां पर फिर एट्रीब्यूट का नेम लिखा होता है ना, एट्रीब्यूट दिए होते हैं आपको। तो इनको ये हम बताना चाहते हैं कि ये एट्रीब्यूट प्राइवेट एट्रीब्यूट है, ठीक है। दीज एट्रीब्यूट आर प्राइवेट एंड दे आर एक्सेसिबल विद इन ऑन दैट क्लास, है ना। उप्स में पढ़ते हो आप प्राइवेट एंड पब्लिक का। और प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन बताता है कि जो मेंबर है वो पब्लिक मेंबर है,
प्लस साइन क्या बताता है कि जो मेंबर है वो पब्लिक मेंबर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो अल्टीमेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इम्प्लीमेंटेशन while the interface cannot. Abstract class cannot have method but the interface can. Interface can be inherited but the abstract class cannot be inherited. There is no difference. इंटरफेस कैन बी इनहेरिटेड नहीं। इंटरफेस में जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, बट इंटरफेस में आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड नहीं होता। आप लोगों ने यदि जावा पढ़ी होगी ना, तो जावा में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप क्या करते हो, देयर कुड बी सम मेथड, मतलब एक मेथड यदि एब्स्ट्रैक्ट होगी तो चलेगा, उस फिर आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बोलने लगते हो, बट देयर कुड बी द मेथड जिनकी डेफिनेशन या बॉडी आप स्पेसिफाई करोगे। बट जब आप इंटरफेस डिफाइन करते हो तो ऑल द मेथड शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ ओल्ड वर्जन ऑफ जावा। अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा में तो सब कुछ अलाउड है, बट ये हम जावा के रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे, एक नॉर्मल रेफरेंस क्लास रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन व्हाइल इंटरफेस कैन नॉट हैव, ठीक है। Which of the following statement about object is true? Object are just another name of classes. Object are instance of classes. Object cannot have the behavior. Object and classes are the same. यहाँ तो आंसर आप कर ही देंगे, है ना। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए। हाँ जी, इट विल बी बी, है ना। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। What is the purpose of constructor in the classes? What is the purpose of constructor in a class? To delete an object, to initialize the object when it is created, to access the private attribute, to define the static method. What is the purpose of constructor in a class? To delete the object, to initialize the object when it is created, to access the private attribute, है ना। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है ना, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। What happened when the two classes have the bidirectional association? They share the same attribute, they depend on each other, है ना। They cannot function independently, they must inherit the same superclass. So they are dependent on each other. They are dependent on each other. Which type of class cannot be instantiated? है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को का इंस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटर एंड सेटर इन क्लासेस? तो एक्चुअली दो मेथड होती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने और गेट करने को। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जो डेटा होता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, है ना। मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरी जो सैलरी एट्रीब्यूट है प्राइवेट है, तो आई शुड राइट अ मेथड गेट सैलरी, है ना, जिससे मैं इसको रीड कर सकूं, और सेट सैलरी, सेट सैलरी में मैं सैलरी को अपडेट कर सकूं। तो गेटर सेटर मेथड इनको बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द गेटर सेटर मेथड। जनरली प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज द मीन बाय मेथड इन ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग इन अ क्लास बेस्ड मॉडलिंग, ये तो आप बता देंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होगा? It is defining multiple method with same name but different parameter, है ना। What is polymorphism in class based modeling? Ability the different object to respond the same method differently, ability to class to inherited by multiple, no।
It is option B, ability to different object to respond in the same method differently. तो ये था आपका सिस्टम सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, ये था आपका टॉपिक सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड मॉडलिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर रीड करके आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अभी बताइए, एनी डाउट क्वेरी? यूएमएल बाद में पढ़ लीजिएगा, दिन में आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एनी डाउट क्वेरी? थैंक यू एवरीवन।